नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के इन इलाकों में 25 और 26 जून को होगी भारी बारिश। झारखंड में लंबे समय तक भीषण गर्मी झेलने के बाद मानसून आखिरकार अपना रंग दिखाने लगा है। झारखंड के संताल परगना वाले इलाके में 25 जून तथा 26 जून को संताल के साथ साथ झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। खबर है कि 24 जून को भी झारखंड के कई इलाकों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 25 जून को झारखंड के कई इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो 26 जून को संताल के साथ साथ राजधानी और आसपास के वाले इलाके में भी कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अभी मानसून संताल परगना वाले इलाके में ही एक्टिव है। खबर है कि अरब सागर से आने वाली मानसून की हवा कोल्हान के करीब पहुंच गई है। अगले 2-3 दिनों में इसका असर दिखाई देने लगेगा। झारखंड के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात, जल्द ही मिलेगा 4.5 लाख अबुआ आवास। झारखंड में अबुआ आवास योजना से इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 लाख अबुआ आवास का आवंटन किया जाएगा। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग जिलावार लक्ष्य तय करने में जुटा हुआ है। बता दें कि लाभुकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण से सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है। संभवतः अगले सप्ताह इसे फाइनल कर लिए जाएं। खबर है कि सभी जिलों को मिलाकर लगभग 4.5 लाख आवास का आवंटन किया जाएगा। यानी इतने बेघरों के लिए 3 कमरों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। विभागीय सचिव ने आवास आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। वज्रपात के खतरों को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बता दें कि सभी अंचल प्रखंड को वेब पोर्टल SACHETNDMA.gov.in/ और मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS के माध्यम से लोगों को अलर्ट रहने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा निर्मित ऐप पर आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बता दें कि किसी भी बाहरी गतिविधि को शुरू करने से पहले मौसम का पूर्वानुमान देखें। आंधी और बिजली गिरने की स्थिति में 30 मिनट पूर्व 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहें। जब गड़गड़ाहट हो तो आश्रय लें और सुरक्षित स्थान या इमारत के अंदर रहें। धातु की संरचनाओं और धातु की चादरों वाले निर्माण से बचें। बता दें कि सुरक्षित आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और हार्ड टॉप वाहन बंद खिड़कियों के साथ शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान, जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की रही है और अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान पहले ही कर दिया है। अब बस राज्यों को एक साथ आकर दर तय करने के लिए चर्चा करनी है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी का इरादा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना था। अब पेट्रोलियम अब राज्यों को दर तय करनी है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती अरुण जेटली की मंशा बेहद स्पष्ट थी। हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आए। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उसमें 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को शामिल किया गया था। हालांकि यह फैसला किया गया कि 5 वस्तुओं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर जीएसटी कानून के तहत बाद में कर लगाया जाएगा। बढ़ाई जा सकती है पीएम किसान योजना की राशि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 में टैक्स छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। खबरों की माने तो दावा किया गया है कि इस बजट में आयकर में छूट दी जा सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को लाभ होगा।
रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाया जा सकता है और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये की राशि देती है। एडोबे यूजर्स के लिए सरकार ने जारी किया अलर्ट। इन यूजर्स को हैकर्स का हो सकता है खतरा। एडोबे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 29 एडोबे सॉफ्टवेयर और सेवाओं को लेकर चेतावनी जारी किया है। इनमें एडोबे फोटोशॉप, कोल्ड फ्यूजन और क्रिएटिव क्लाउड जैसे लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं। CERT ने इन उत्पादों में पाए जाने वाले खतरों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा है। एडोबे के सॉफ्टवेयर और सेवाओं में कई गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिनका फ़ायदा हैकर्स उठाकर आपके कंप्यूटर या फ़ोन से डेटा चुरा सकते हैं। खबरों की माने तो इन खामियों के जरिए हैकर्स दूर से ही आपके डिवाइस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और सुरक्षा को दरकिनार कर मनमाना कोड डाल सकते हैं। हैकर्स इस कोड की मदद से आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। GST काउंसिल बैठक में बड़ा फैसला, हॉस्टल फीस पर टैक्स की माफ़ी। GST काउंसिल की शनिवार 22 जून को हुई बैठक में छात्रों के हित के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। काउंसिल ने कहा है कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी GST नहीं देना होगा। खबरों की माने तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक 22 जून को हुई। मोदी 3.0 सरकार में GST की पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। काउंसिल ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। काउंसिल ने कहा कि अब किसी शैक्षणिक संस्थान पर परिसर के बाहर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी GST नहीं देना होगा। हॉस्टल फीस पर टैक्स नहीं लगाने के साथ शर्त यह होगी कि फीस की ऊपरी सीमा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को हॉस्टल में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में स्थित हॉस्टल को पहले से ही GST से छूट दी गई है। देश में मोबाइल चार्जर को लेकर आ रहा नया नियम, 2025 के बाद बदल जाएगा सब कुछ। यूरोपीय यूनियन ने चार्जिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इस बदलाव को देखते हुए अब ये नियम दूसरे देशों में भी लागू होने की बात चल रही है। खबर है कि इसी बीच भारत सरकार भी मोबाइल डिवाइस के चार्जिंग पोर्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करने में बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों की माने तो अगले साल 2025 से देश में सभी मोबाइल डिवाइस के लिए USB-C पोर्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो सरकार ने इस बदलाव के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस समय सीमा के तहत देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को USB-C पोर्ट को अपने डिवाइस में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के रूप में शामिल करना होगा। ये कदम लेटेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अनिवार्य करेगा, जिससे चार्जिंग का प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2023 में देश में बढ़ी डीप टेक स्टार्टअप की संख्या। भारत में 2023 में डीप टेक स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। खबरों की माने तो इनमें 480 नए स्टार्टअप उभरे, जिससे यह ग्लोबल स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पूल बन गया है। खबरों की माने तो वर्ष 2023 में 480 नए डीप टेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। हालांकि अब भारत की डीप टेक संभावनाएं फंडिंग की कमी के कारण अवरुद्ध हैं। इसमें कहा गया कुछ अन्य प्रमुख डीप टेक इकोसिस्टम में स्टार्टअप की तुलना में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को हर चरण में औसत निवेश का एक अंश ही प्राप्त होता है। वित्त पोषण की यह कमी कुछ होनहार डीप टेक स्टार्टअप के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित करती है। इससे ग्लोबल डीप टेक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। भारतीय डीप टेक स्टार्टअप ने पिछले 5 साल में लगभग 10 अरब डॉलर जुटाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही कुल 85 करोड़ डॉलर जुटाए गए हैं।
यह 2022 में जुटाए गए 3.7 अरब डॉलर की तुलना में 77% कम है। आज से शुरू हो रहा संसद का सत्र, सीआईएसएफ के 2500 जवान सुरक्षा में तैनात। बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद पहला लोकसभा सत्र सोमवार यानी 24 जून से और राज्यसभा सत्र गुरुवार यानी 27 जून से शुरू हो रहा है। नए संसद भवन के सुरक्षा की बागडोर सीआईएसएफ को सौंपी गई है। यह पहली बार है जब संसद की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। हालांकि सीआईएसएफ के पास संसद की सुरक्षा करने के लिए अभी तक लिखित आदेश नहीं आए हैं। इसके बावजूद सीआईएसएफ की सुरक्षा ही जिम्मेदारी संभालेगी।